नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है दीप्ति रंजन रौल। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में कन्या राशि में गुरु बुध और सूर्य हैं, लेकिन चलित में गुरु बुध तुला राशि में दिखाई देते हैं, कैसा फल होगा? सीधी सी बात है, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि चलित में जहां ग्रह दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है ये वहीं का फल दे रहे हैं। तो सप्तम भाव का फल, गुरु चूंकि मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश और बुध षष्ठेश होते हैं, तो षष्ठ भाव का फल देना खैर ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सप्तम का भी फल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। गुरु की अगर हम बात करें तो वो भाग्येश होकर के सप्तम का फल दे रहे हैं, तो ये फिर भी ठीक ही है। देखा जाए तो भाग्येश होकर के उनका षष्ठ में बैठना उससे अच्छा सप्तम का अगर वो फल दे रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सुधीर कुमार हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली में मंगल कर्क राशि में और चंद्रमा मेष में है, तो क्या मंगल का नीचत्व भंग होगा? बिल्कुल होगा, परिवर्तन के कारण निसंदेह नीचत्व इनका भंग हो जाएगा। और आकाश शर्मा है, इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य 20 अंश पर और बुध 17 अंश पर, मंगल 7 अंश पर, मंगल बुध अस्त हो तो बोलने में दिक्कत आती है, क्या करूं? देखिए, बोलने में अगर दिक्कत आ रही है, हालांकि आपने जैसा बताया कि बुध 17 अंश पर है, 12 अंश से ऊपर होने पर बुध को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी ये देखना होगा कि किस तरह की और स्थिति बन रही है जन्म कुंडली में। फिर भी बोलने में अगर दिक्कत आ रही है तो ऐं, ये माँ भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का खूब जप करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करने से भी वाचा सिद्धि, वाणी में ताकत आ जाती है, बोलने में जो कमी आ रही हो वो दूर हो जाती है। तो सूर्य को एक अर्घ्य दीजिए ताकि आत्मविश्वास आए, और ये 2 उपाय जो मैंने बताया इसे करिए। इससे बहुत हद तक आपकी जो वाणी की परेशानी है, बोलने से संबंधित जो आपको ये तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी। संजय कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इनका प्रश्न है, तुला लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठकर विवाह में विलंब करवाते हैं। देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि होगी, और अगर गुरु यहां अकेले बैठे हैं तो निसंदेह तुला लग्न में वो कारक नहीं है, फलस्वरूप पूर्णतः भाव नाश कर देंगे, और उस अवस्था में दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, विवाह में भी बाधा, दिक्कत इत्यादि जरूर करेंगे। अब रही बात कि विवाह विलंबित करना, विलंबित कराना वैसे गुरु का काम नहीं है, लेकिन चूंकि ये देखना होगा कि क्या ये गुरु, क्योंकि ये विवाह के कारक हैं, अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं जैसे शनि राहु इत्यादि से या सूर्य से भी, तो उस अवस्था में विवाह विलंबित अवश्य होगा। क्योंकि यहां पर देखें तो विवाह के कारक और विवाह भाव दोनों एक साथ जुड़ गया है। अब केवल किसी पाप ग्रह के दृष्टि भर की कमी है, अगर किसी की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो 100% विवाह विलंबित होगा। सोनम अर्थसा ने पूछा है कि मकर लग्न 0 डिग्री 0 अंश पर और शनि और लग्नेश 3 अंश पर, किस प्रकार से लग्न को बल दिया जा सकता है? सीधी सी बात है कि लग्न और लग्नेश दोनों को बलवान करने के लिए लग्न से संबंधित जो लग्नेश हैं उनका रत्न धारण किया जाए, और साथ ही साथ लग्नेश से संबंधित जो रंग है उस रंग के वस्त्र का धारण किया जाए, लग्नेश के मंत्र का जप किया जाए। तो ये छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं, करके आप अपने लग्नेश को बलवान कर सकती हैं। ये कर्णवीर दलाल, इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न में नीच के वक्री शनि क्या अच्छा फल देंगे? मंगल केंद्र में हो तो क्या नीच भंग होगा? क्या नीलम पहन सकते हैं? कुंभ लग्न में नीच के वक्री शनि क्या अच्छा फल देंगे? मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि शनिदेव वक्र अवस्था में और भी श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। तो उस अवस्था में देखा जाए तो नीच राशि में होना, वैसे तो कुंभ लग्न में अगर देखें तो कुंभ मीन मेष तृतीय भाव में जो है बैठेंगे शनिदेव, वैसे भी उनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि करने वाले ही होंगे, कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ अच्छा फल देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। रही बात नीलम की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अंश बल देखिए, शनि के पास अंश कितना है। अगर अच्छे अंश पर हैं तो जरूरत नहीं है नीलम की, उसके जगह आप शुक्र का रत्न उपल या हीरा धारण करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये प्रश्न है ऋतिका सोनकर का, इन्होंने पूछा है,
वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्र चतुर्थ में है और गुरु अष्टम में, तो क्या गजकेसरी योग बनेगा? वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्र चतुर्थ में और गुरु अष्टम में नहीं, ये गजकेसरी योग तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गुरु चंद्रमा और गुरु सूर्य का नवम पंचम योग बन रहा है। गजकेसरी योग ये नहीं है। गजकेसरी योग के लिए गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो, चौथे दसवें का संबंध हो, तो इस अवस्था में यह युति हो तब गजकेसरी योग बनता है। तो ये गजकेसरी योग नहीं है। और यश पटेल हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न 13 अंश 4 कला, ये लग्न का मान है। और सातवें भाव में उच्च के सूर्य हैं, छठवें भाव में बुध और वर्गोत्तम उच्च शुक्र, ठीक है। चौथे भाव में शनिदेव 23 अंश 5 कला प्लस चंद्रमा 19 अंश 3 कला, विष योग और शश योग है। नीलम रत्न पहने, षडबल में सूर्य चंद्र और शनि क्रमशः बली हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि तुला लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको शनिदेव का रत्न धारण करना चाहिए। अब जरा गौर करिए कि शनिदेव का अंश 23 है और चंद्रमा का अंश जो है 19 है। बेहद करीबी मामला है। विष योग का पूर्ण प्रभाव आपको आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब जहां आपने शनिदेव को बताया है जन्म कुंडली के चौथे भाव में, यहां अगर कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती है। कर्क राशि होने के कारण चंद्रमा को यहां अपने स्थान का बल मिल रहा है, तो वहीं शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं और क्षेत्र के कारक होने के कारण उनको भी यहां पर बल प्राप्त है। अब चूंकि वो लग्नेश हैं और साथ ही साथ इस कुंडली में जैसा कि आपने बताया, माफ करिएगा, तुला लग्न की कुंडली में मकर राशि में स्वराशिस्त चतुर्थेश हैं और चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठकर के शश महापुरुष योग बना रहे हैं। उनका लाभ है, अंश बल उनका इतना ज्यादा है कि आपको रत्न की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हाँ, इस लग्न के ये सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, तो इनके रत्न की जगह मैं तो कहूंगा कि आप शुक्र, आपके जो वर्गोत्तम हैं उनके रत्न पर विचार एक बार करिए। शुक्र के रत्न की तरफ जाइए, उनके रत्न पर एक बार विचार करके उसी रत्न को धारण करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा और शनि की यहाँ युति है। शनिदेव ऑलरेडी बहुत बलवान है, उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं, उनको छोड़ दीजिए, आप शुक्र के रत्न की ओर जाइए। और अविनाश जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न की कुंडली में सूर्यदेव बुध युति लग्न भाव में, शनिदेव वक्र अवस्था में सप्तम भाव में, क्या फलाफल देंगे? देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में सूर्यदेव और बुध की युति आपने जैसा बताया, मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि यहां पर शनिदेव की दृष्टि, अब ये देखना बहुत आवश्यक है। मैं ज्योतिषीय तर्क बता रहा हूं और चूंकि आपकी न तो कुंडली को मैं देख पा रहा हूं, अब सूत्र को मैं एक साधारण सूत्र समझाता हूं कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य अगर लग्न में हो और ऐसे सूर्य पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक आंखों से केवल कमजोर नहीं होता, वरन या तो जन्मांध हो, जन्म से ही अंधा, या धीरे धीरे करके उसकी आंखें चली जाती हैं। तो अब पहले तो ये देखना होगा कि शनि के पास बल कितना है, या चलित में कहीं सूर्य वहीं का फल या शनि वहां का फल न देकर के कहीं और का फल तो नहीं दे रहे। अगर सब कुछ एकदम वैसे ही है, यानी सूर्य लग्न का ही प्रभाव दे रहे हैं, अंश बल में भी बली और इधर शनि जो है अंश बल में बली है, दृष्टि संबंध भी बराबर का पड़ रहा है, तो निसंदेह ये आंखों को खत्म कर देगा। आंखों से संबंधित परेशानी, साथ ही साथ जातक को चिड़चिड़ा, जिद्दी और कुछ मामलों में रोगी भी, क्योंकि सूर्य लग्न में है, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही, तो पिता के साथ संबंध में भी कुछ न कुछ परेशानी है, यानी ये परेशानी के रूप में इसको मैं कहूंगा, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। निसंदेह देखा जाए तो सूर्य अपने जगह पर कारक है और इधर शनि को आप देखें तो शनि अपने जगह पर दिग्बली है, फिर भी ये परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। तो आप अपनी कुंडली में जरा अंश बल देखिए, ये आंखों से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। प्रांकुर सक्सेना है, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शनि छठवें भाव में और शुक्र नौवें भाव में का राशि परिवर्तन हो और राहु शनि के साथ छठवें भाव में हो तो कैसा फल देंगे। पहले तो आपको बता दूं कि राशि परिवर्तन होना श्रेष्ठ है। छठवें और नौवें के यहां पर देखें तो ज्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं, राशि परिवर्तन ठीक। लेकिन अगर शनि की आपने जो चर्चा की है, जो कि इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, लेकिन उनका जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में राहु के साथ बैठना, शनि राहु संयुत षष्ठ भाव में सर्वदा रोग संयुक्त। अब सवाल उठता है कि जब इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं तो क्या तब भी रोग देंगे? देखिए, ये रोग कारक हैं और राहु का साथ उनको मिला हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि रोग की स्थिति तो लगातार ही जीवन काल में बनेगी। रोग की स्थिति सर्वदा सदा के लिए रोग की स्थिति जीवन काल में बनने वाली है। और मैं तो समझता हूं कि रोग के मामले में बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। ये दाम्पत्य सुख में भी कमी लाना, कमर से नीचे के अंगों में भी परेशानी आना, यानी गुप्तांगों से संबंधित रोग की भी संभावना, जननांगों से संबंधित भी रोग की संभावना यहाँ पर प्रबल बनेगी, यानी दीर्घकालिक रोग। तो यहाँ सावधान जरूर रहना होगा। राहु शनि की ये युति दीर्घकालिक रोग की ओर इशारा कर रही है। और हेमंत जोशी हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न की कुंडली में शनि द्वितीय स्थान पर वक्री अवस्था में, इनकी तीसरी दृष्टि द्वादश स्थान पर होगी या चतुर्थ स्थान पर?
अब देखा जाए तो हेमंत जी, सीधी सी बात है कि वक्री होने से उनकी दृष्टि नहीं बदलेगी। मैंने वक्री ग्रह के बारे में व्यापक वीडियो बना करके आपको समझाया है कि एक ये परिस्थिति ऐसी है कि ये हमें प्रतीत होता है, कोई भी ग्रह अपने धुरी से, जिस दूरी पर वो घूम रहा है परिभ्रमण पथ से, वो विचलित नहीं होता, वो उसी परिभ्रमण पथ पर है। लेकिन कई बार परिस्थिति, चूंकि ज्योतिष शास्त्र की को आप समझेंगे बाकायदा, तो मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है, बाकायदा वीडियो बनाया है, समझाया है कि ये दृष्टि विज्ञान है, अर्थात जो दिखाई पड़े उसी का प्रभाव। और इसका सबसे सरल उदाहरण मैंने आपको हमेशा दिया है अपने कार्यक्रमों में, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, जो कि होता ही नहीं है कभी। सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता। अगर होना ही है तो हम पृथ्वी का उदय और अस्त कह सकते हैं, लेकिन हम स्वयं पृथ्वी पर हैं, इसलिए हमें आभास नहीं होता, हमें आभास होता है सूर्य का। जबकि सूर्योदय न तो होता है न सूर्यास्त कभी होता है। सूर्य अपनी धुरी पर सदैव एक समान स्थिति में है। तो वैसे ही ग्रह कभी अपने परिभ्रमण पथ पर से पीछे नहीं होते। तो फिर सवाल उठता है कि अभी अभी शास्त्री जी आपने बुध का परिवर्तन बताया, बुध को एक घर पीछे बताया, तो ये क्या था? कई लोगों ने पूछा कि ये फिर क्या है। बड़ा सरल है, ये फिर उस परिभ्रमण पथ पर और प्रतीति और पीछे की। और नक्षरतीति नक्षत्र, नक्षत्र किसको कहते हैं? जिसका क्षरण न हो, जो चलायमान स्थिर है, और नक्षत्रों से ही राशि का निर्माण है। तो जब एकदम पीछे चलते, हमें केवल पीछे प्रतीत हुआ तो हमने वक्री कहा, और पीछे चलते चलते बिल्कुल इतना पीछे हो गया, हम आगे हो गए, तो वहां से हमें यह दिखाई पड़ने लगा किसी और नक्षत्र में, तो बिल्कुल हम उस राशि का प्रभाव देखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अगर प्रभाव को आप समझें तो ये दृष्टि विज्ञान है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि उनकी दृष्टि पीछे पड़ने लगेगी, बिल्कुल सामने जिस घर में है वैसा ही है। और फिर राहु केतु के बारे में बात आ जाती है, तो राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये बिंदु है, ये कटाव है, और वो कटाव पीछे की तरफ से, जैसे हम घूम रहे हैं आगे तो पीछे की तरफ से। बड़ा सरल है ये वक्री ग्रह का प्रभाव। ये पूर्व में इसका व्यापक मैंने वीडियो बना करके आपको समझाया हुआ है, जाकर के कार्यक्रमों को देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न जो है, हाँ, जैमिनी शाह, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली के 8वें भाव में गुरु और बुध की युति भाग्य के मामले में कैसा प्रभाव देंगे? मकर लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में गुरु और बुध की युति भाग्य के मामले में कैसा प्रभाव देंगे? तो यहां देखा जाए तो बुध ही भाग्येश होंगे, और वो भाग्य कारक के साथ अष्टम में, देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो वो जाकर के दोनों के दोनों अष्टम में बैठे। देखिए, इसको अगर मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि तो बहुत अच्छा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों को जरा समझिए। जैसा मैंने कहा कि अगर इस बात की मैं पुष्टि करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि वाह ये तो बहुत अच्छा योग है, नहीं, ये बहुत अच्छा योग नहीं है। भाग्येश, भाग्य कारक जाकर के कुंडली में के अष्टम में इनका बैठना निसंदेह भाग्य को कमजोर करने वाला है। तो फिर बस इतना ही अच्छा इसको कहूंगा कि देव गुरु बृहस्पति का साथ मिल जाने के कारण अष्टम भाव में शुभ ग्रह कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते, ये पहले तो आप जान लीजिए। लेकिन देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, और द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि जब पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में धन की स्थिरता, धन की स्थिति थोड़ी अच्छी, वाणी का प्रभाव उसका ठीक होता है। वैसे तो अष्टम जन्य जितने भी प्रभाव हैं उनको ठीक करने के मामले में गुरु और बुध का कोई हाथ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। वरन पेट का रोग जातक को उत्पन्न करके गुरु देंगे, लेकिन फिर भी जातक की वाणी को प्रभावशाली बनाना, जातक के जीवन काल में धन हो और धन संचित हो और सही दिशा में धन जाना। चूंकि वो भाग्य के स्वामी के साथ बैठे हैं देव गुरु, वो स्वयं भाग्य के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट में अंतर आएगा, अन्यथा ये बहुत ठीक कभी नहीं है। और संखा मुखर्जी, इन्होंने पूछा है, पीतांबरी नीलम मीन लग्न में पहन सकते हैं क्या? वक्री शनिदेव 11वें भाव में और देव गुरु 6वें भाव में बैठे हैं, परचरित में गुरु 5वें का फल दे रहे हैं। बिल्कुल पहन सकती हैं। यहाँ पर दोनों को ही अगर बल देने की इच्छा हो तो पीतांबरी धारण कराया जाता है। शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठ करके, याद रखिएगा कि जीवन काल में हर चीज को विलंबित करने वाले बनेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लाभ भाव में उनका होना लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने वाला भी बनता है। सो अगर आपको पीतांबरी नीलम धारण करने की इच्छा है, जिसमें गुरु को भी थोड़ा बल मिले, शनि को भी धारण कर सकती हैं। और अगला ये जो प्रश्न है, ये अंजना शर्मा जी हैं। इन्होंने पूछा है कि सिंहलग्न की कुंडली में सूर्य, केतु और शुक्र, गुरु 12वें भाव में, शनि पंचम में, मंगल 9वें भाव में, बुध पहले भाव में और चंद्रमा अष्टम भाव में, मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए? सिंहलग्न की कुंडली में सूर्य, केतु और शुक्र, गुरु सब 12वें भाव में चले गए हैं, ठीक है। शनि पंचम भाव में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और मंगल 9वें भाव में,
ये एक अच्छा दिखा। बुध पहले भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में, तो सीधी सी बात है, आप मूंगा धारण करिए, मंगल की स्थिति को देख लीजिए, और जीवन भर पहनने वाला जो आपका रत्न बनेगा वो मूंगा बनेगा। तो मूंगा को आप आजीवन रत्न के रूप में धारण कर सकती हैं। और अगला जो प्रश्न है वो अस्मिता शर्मा का है। इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में सप्तमेश मंगल लग्न में, और सप्तम भाव पर सिर्फ मंगल की दृष्टि है, अपने ही घर को देखकर सुरक्षा करेंगे या पाप पीड़ित। देखिए, वैसे तो मंगल पापक ग्रह है, लेकिन विच्छेदात्मक नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। विच्छेदात्मक ग्रह के बारे में सदैव अपने कार्यक्रमों में मैंने बताया, वो 3 ग्रह हैं। वो शनिदेव, राहु, सर्वाधिक क्रम से बढ़िए, चले चले क्रम से नीचे की तरफ आइए। सर्वाधिक विच्छेदात्मक ग्रह जो है वो राहु है, इसके बाद शनिदेव है, और इसके बाद सूर्य हैं। ये तीनों ग्रह क्रमबद्ध तरीके से क्रम से नीचे आने के क्रम में सबसे ज्यादा राहु, उसके बाद शनि, एकदम सबसे कम सूर्य, लेकिन ये तीनों विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यही तीनों ग्रह विच्छेदात्मक हैं। अब हम बात मंगल की करें तो मंगल क्रूर लोग कहते हैं, लेकिन ये पापक ग्रह है। क्रूर होना भी पापक ग्रह की ही तुलना में, गणना में आएगा। अब अच्छा, एक बात मैंने कई बार सोचा कि आप लोगों को बताऊं, फिर दिमाग से ये निकल गया कार्यक्रमों के व्यस्तता में। कई लोगों ने कहा कि महर्षि पराशर जी ने मंगल को और सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी है। तो आप लोगों ने ध्यान से शायद पढ़ा नहीं, एक बार फिर से जाकर के पढ़ी। उन्होंने शनि को भी क्रूर ग्रह ही कहा है। उन्होंने शनि और राहु को भी क्रूर ग्रह ही कहा है, न कि अलग कोई ग्रह का नाम दिया है। तो इन्होंने सबको क्रूर ग्रह कहा है, अर्थात पापक ग्रह। तो अब यहाँ एक विचारणीय तथ्य, अब कई लोगों ने बल्कि ये कहा कि आप सूर्य को ऐसा मत कहिए, सूर्य राजा हैं, आत्मा हैं, और आत्मा को हम पापक ग्रह करके कह करके संबोधित नहीं कर सकते। और बड़ा सरल तरीके से मैंने कहा था कि एक राजा आम तौर पर देखा जाए तो उसका जो प्रभाव होता है, जो स्वभाव होता है, उसके ना चाहते हुए भी उसके कर्मों में पाप का प्रभाव आ जाता है। अब सवाल उठता है कि राजा के कर्मों में पाप का प्रभाव कैसे, राजा को भगवान का स्वरूप माना गया है। ये सूर्य की बात छोड़ दीजिए, एक साधारण तर्क से समझिए इसको। तो मैंने इसका बड़ा एक सरल तर्क देकर के आपको जवाब समझाया था कि मान लीजिए 2 पक्ष के लोग लड़ करके आते हैं, और दोनों पक्षों का अगर राजा अगर रिजल्ट करता है तो चाहे वो कितना भी सही कर ले, एक के साथ तो दंडात्मक स्थिति बनेगी ना। हो सकता है उसने गलती भी किया हो, लेकिन एक को उससे दंड तो देना ही होगा। तो एक की नज़र में, अच्छा, चूंकि दंड की जो प्रक्रिया है, हो सकता है कई बार जो पाप कर रहा हो, जो गलत कर रहा हो, जब उसके साथ दंड की प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा तो हो सकता है उसको लगे कि नहीं, मेरा पाप इतना बड़ा नहीं था, इतना बड़ा दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो उसकी नज़र में राजा पापी बना। तो यहां देखा जाए तो मत राजा के लिए पाप करने वाला ही बना, जबकि वो देवता भगवान का स्वरूप माना गया है राजा को। सूर्य भी यहां पर पापक ग्रह की गणना में है, लेकिन बड़ा सरल तरीके से ऋषियों ने इस बात को रखा है कि सर्वाधिक पापक ग्रह की गणना में आप राहु से शुरू करिए। सर्वाधिक पापक ग्रह राहु, इसके बाद शनि, इसी क्रम से नीचे की ओर बढ़िए। इसके बाद बारी जब आती है नीचे के क्रम में तो देखा जाए तो कहा कि मंगल, इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पर जब आते हैं आप तो चंद्रमा पक्ष विशेष में, चंद्रमा पक्ष विशेष में। इसके बाद कहा बुध को, बुध पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बनते हैं, जैसे स्थिति में होते हैं, जिसकी युति में होते हैं पापक ग्रह और शुभ। और सबसे आखिर में रखा सूर्य को, कहा यह सबसे कम पापक ग्रह। तो यहां सबसे कम का मतलब ही यही निकल करके आता है कि भाई उसको वो सम्मान दिया गया है, ग्रहों के राजा हैं, सो वो सम्मान दिया गया है कि इनको परिस्थिति वसात पापक ग्रह के रूप में हम रख रहे हैं, क्योंकि राजा है। और राजा के द्वारा लिया गया निर्णय भी एक पक्ष को हमेशा दुखित करता है, एक पक्ष को हमेशा दुखित करता है। तो क्रूर का अर्थ भी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अगर ये कहते हैं कि ये क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर कर्म करने वाला भी पाप कर्म का भागी ही बनेगा ना, पाप कर्म वाला ही माना जाएगा। सो ये पापक ग्रह हैं। अब हमें अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल की आपने पूछा, तो मंगल विच्छेदात्मक दृष्टि नहीं डालते। अब सवाल उठता है कि अपने घर पर दृष्टि डाल करके उस भाव की रक्षा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इस मामले में मैं मंगल को कह सकता हूं कि उस भाव की रक्षा करेंगे। लेकिन हमेशा मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा कि अपने घर पर दृष्टि डाल करके पापक ग्रह अपने भाव की भी वृद्धि ही करेंगे जैसे कि बाकी के ग्रह, लेकिन रिश्तों के मामले में नहीं। उस भाव से संबंधित बाकी के प्रभावों में वो ग्रह वृद्धि करेंगे, और रिश्तों के मामले में सदैव परेशानी। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, खटास उत्पन्न होगा। आपके स्वभाव के कारण भी हो सकता है दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो, तो ये होगा। लेकिन अगर उस व्यापार की बात आती है तो व्यापार में वृद्धि कारक मंगल से संबंधित व्यापार किया जाए तो मंगल व्यापार में सहयोगी बनेंगे, तो वो चीजें होंगी। लेकिन
दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनेगी उससे। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न प्रणव जी का, इन्होंने पूछा है कुंडली के 9वें भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर विराजमान हो, पुनर्वसु नक्षत्र, कुंडली तुला लग्न की हो, परंतु अस्त हो, तो क्या वह संपूर्ण फल दे पाएंगे? नहीं, अस्त है तो सीधी सी बात है, संपूर्ण फल नहीं दे पाएंगे और इस लग्न के कारक नहीं है। लेकिन चूंकि वो स्वनक्षत्र पर बैठे हुए हैं, अपने पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव में बैठना, मैंने बताया कि जन्म कुंडली के कई एक दोषों का समन, ये मैंने कहा 200 दोषों का समन कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक दोषों का वो समन कर देते हैं, जबकि कारक नहीं है, उनके पास बल उतना नहीं हो पाता। और आपने कहा अस्त हैं, तो अस्त होने के चलते भी वो थोड़े कमजोर हो गए हैं। तो हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको बहुत हद तक उनका प्रभाव तो मिलेगा, संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे। शैलेंद्र शाह हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में सुखेश सूर्य और बुध की युति लाभ भाव में व लाभेश वक्री गुरु सुख भाव में, क्या इस परिवर्तन पर षडाष्टक प्रभाव नहीं रहेगा? मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में 2 ऐसे षडाष्टक हैं जिसको आप अच्छा प्रभाव देने वाला देखिए। जब चतुर्थ का मालिक और नवम में या चतुर्थ का मालिक लाभ में बैठे, तो ये जो परिवर्तन या लाभेश का जाकर के चतुर्थ में बैठना, ये कहीं ना कहीं सुख, भूमि, भवन, वाहन बहुवचन में करने वाला होता है, तो ये अच्छा माना गया है। इस षडाष्टक का बुरा प्रभाव नहीं बताया गया। और अविरल गुप्ता, इन्होंने पूछा है कि केतु मंगल के साथ धन भाव में वृश्चिक राशि में हो और राहु चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में हो और सूर्य बुध शुक्र लाभ भाव में कर्ज की स्थिति बनी रहती है, क्या कर्ज चुका सकूंगा? केतु मंगल के साथ धन भाव में है, ठीक है, वृश्चिक राशि में, तुला लग्न की कुंडली है, और राहु चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में, ठीक, सूर्य बुध शुक्र लाभ भाव में, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपने बताया, क्योंकि लाभ लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं और देवगुरु सूर्य का लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठना। देखिए, ऋण की स्थिति क्यों बन रही है तो बाकी की कुंडली की स्थिति को देख करके समझ में आएगा, लेकिन ये तय है कि लग्नेश लाभस्थ हैं और सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं बैठ करके। उनका वहां पर उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि जातक ऋण से कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो निश्चिंत हो जाइए, ऋण से बिल्कुल मुक्ति मिलनी चाहिए। या सूर्य का वहां पर होना ही ऋण से मुक्ति की प्रबल संभावनाओं को जन्म दिला देता है। नितेश शर्मा का प्रश्न है कि धनु लग्न और 8वें भाव में शुक्र, 12वें भाव में चंद्रमा है, शुक्र की महादशा कैसी रहेगी? क्या कुंडली में 2 विपरीत राजयोग बन रहा है? धनु लग्न, 8वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में चंद्रमा, जी बिल्कुल, यहाँ 2 विपरीत राजयोग बन रहा है। रही बात शुक्र की महादशा, तो विपरीत योग होने के कारण ही शुक्र की महादशा आपके लिए ठीक होगी, लेकिन फिर भी मधुमेह इत्यादि, अब उम्र को देखना होगा किस उम्र में हैं आप, तो रोग के मामले में जरूर परिस्थिति बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मधुमेह रोग की संभावना बनती है। फिर भी विपरीत योग होने के कारण धनु लग्न में भी शुक्र की दशा बहुत खराब नहीं कही जाएगी। और अगला प्रश्न है अनु जी का, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, हमेशा कर्ज की स्थिति बनी रहती है और जो पैसा लेता है वो वापस नहीं देता, कृपया कोई उपाय बताइए। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो सीधी सी बात है, धन संचित तो जीवन भर नहीं होने वाला, कर्ज की स्थिति बनी रहती है और जो पैसा लेता है वापस नहीं देता। आप ऐसा करिए कि ऋणेश यानी हनुमान जी की आराधना और साथ ही साथ ऋण मुक्ति सो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दीजिए श्रद्धापूर्वक। ऐसे नहीं कि आपने बस कहा मैंने और आपने शुरू कर दिया कि चलो कुछ तो हो जाएगा, इसे देखते हैं क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, इतना तो हमने किया है, ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, करके देख लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको ये श्रद्धा, ये विश्वास बनानी होगी कि बिल्कुल अब यही रामबाण है, यही मुझे बाहर निकालेगा। एक बार जब ये श्रद्धा आपके मन में उत्पन्न हो जाए तो निस्संदेह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और आप परिस्थिति आपकी बदलेगी। तो आप जरूर एक बार श्रद्धापूर्वक करिए। और अमित श्रीवास्तव हैं, उन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न के 9वें भाव में सूर्य बुध चंद्र हैं और 12वें भाव में गुरु, तो क्या गजकेसरी योग होगा और यदि होगा तो क्या फल देंगे? वृश्चिक लग्न के 9वें भाव में सूर्य बुध चंद्र, यहाँ चंद्रमा हो गए, 12वें भाव में गुरु। देखिए, देखा जाए तो इस लग्न में गजकेसरी संपूर्ण रूप से मान्य है, परंतु अब एक देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति को लीजिए तो आपने चंद्रमा की जो स्थिति दर्शाई है वो बेहद कमजोर है। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग, वैसे तो हर योग के लिए ज्योतिष शास्त्र का मत है कि प्रत्येक लग्न में, प्रत्येक भाव में योग अलग अलग तरीके से प्रभाव देता है। पहले आप ये समझिए सिद्धांत को। देखिए, गजकेसरी योग का मूल सिद्धांत हमेशा वही रहेगा, सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रभाव देना, जातक को राजा अथवा राजा के समतुल्य बनाना, धन प्रदायक, ये मूल सूत्र हुआ। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो प्रत्येक लग्न में, अब जैसे मान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न में गुरु कहाँ कहाँ का फल देते हैं, चंद्रमा कहाँ कहाँ का फल देते हैं, समझ रहे हैं आप? हर जगह गुरु धन का ही तो फल नहीं देते, चंद्रमा धन का ही फल तो नहीं देते, लेकिन मूलतः धन के कारक हैं गुरु। फलस्वरूप एक मूल सूत्र का अर्थ रखा गया कि गजकेसरी योग सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है, जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य होता है।
अब हर लग्न में हर राजयोग उस जिस भाव का वो स्वामी हो और जिस भावपति के साथ वो संबंध बनाकर के योग निर्मित कर रहा हो, उसके प्रभाव को देख करके प्रभाव तय किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यहां देखा जाए तो श्रेष्ठ फल प्रदायक, क्योंकि वृश्चिक लग्न में ये कारक हैं, वृश्चिक लग्न में ये कारक हैं, तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक ही यहां पर कहा जाएगा और सबसे अच्छा फल देने वाला ही कहा जाएगा। तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर ये श्रेष्ठ फल प्रदायक है। फिर भी मैं एक बार समय निकाल करके, चूंकि यहाँ पर इस विषय के लिए पूरी तरह समय नहीं कि मैं एक विषय पॉइंट को समझाऊं, विषय समय निकाल करके गजकेसरी का, हालांकि बहुत बृहद कार्यक्रम हो जाएगा हर लग्न के लिए अलग अलग बताना, फिर भी प्रयास करूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक लग्नों के लिए इसकी चर्चा कर सकूं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो अपने प्रश्न कहीं भी किसी भी वीडियो को देखते हुए आप कमेंट में लिख दीजिए, वहां से चुनाव हो जाएगा। अगर आपके प्रश्न सही हैं, उसको लिखने में आपने गलती नहीं की है, बाकी सारी बातें आपने ठीक ठीक लिखी है, तो निस्संदेह उसका चुनाव भी होगा और मैं आपका जवाब भी यहीं इसी कार्यक्रम में दे दूंगा। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।